हेलो, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जाना पहचाना पाठक सर जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं और रोज़ की तरह आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज के वीडियो में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय है G7। जी हाँ, ग्रुप 7। आपको पता होगा कि इटली में G7 देशों का 50वां सम्मेलन चल रहा है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी भाग लेने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ये G7 है क्या और क्यों भारत G7 का सदस्य न होने के बावजूद भी इसके सम्मेलन में भागीदार होता है। आइए अब हम थोड़ा सा G7 के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। G7 दरअसल दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का संगठन है, जिसकी स्थापना 1975 में 6 देशों के द्वारा की गई थी। ये देश थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा जापान। 1976 में कनाडा के शामिल होने के साथ ही यह G7 बन गया। आगे 1998 में रूस के शामिल होने पर यह G8 बन चुका था, लेकिन वर्ष 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर आक्रमण किया तो रूस को इससे बाहर कर दिया गया और G8 G7 बन गया। आखिर क्यों हुआ था G7 देशों का गठन? G7 के बनने की पृष्ठभूमि बड़ी मजेदार है। दरअसल 1973 में इजराइल और अरब देशों के बीच में योम किप्पुर की लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई में पश्चिमी देशों ने इजराइल का समर्थन किया था। इससे नाराज होकर सऊदी अरब ने ओपेक देशों अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की एक बैठक बुलाई और तेल उत्पादन में भारी कमी लाने का निर्णय लिया। अब तेल उत्पादन में भारी कमी आने की वजह से वैश्विक तेल कीमतों में भारी बढ़ोतरी होती है, जिसकी वजह से विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो ऐसी परिस्थिति दोबारा निर्मित न हो और अगर ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं तो उनका प्रभावी रूप से सामना किया जा सके, इसी पृष्ठभूमि में 1975 में इस संगठन की स्थापना की गई थी। आइए अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर G7 संगठन की बैठकों में किन विषयों पर चर्चा की जाती है, अर्थात इसके कार्य क्या है। G7 संगठन की बैठकों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय एवं अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाती है। उदाहरण के लिए इटली में होने वाले इस सम्मेलन में वैश्विक भू राजनीतिक तनावों जैसे रूस यूक्रेन संघर्ष, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर चर्चा की गई। इसी प्रकार से वैश्विक अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से गति प्रदान किया जाए, इस विषय पर भी चर्चा की गई। साथ ही साथ पर्यावरणीय मुद्दों, सस्टेनेबल एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के संबंध में भी चर्चा की गई। चलिए अब हम थोड़ी सी चर्चा अपने मूल प्रश्न पर कर लेते हैं कि आखिर G7 का सदस्य न होने के बावजूद भी भारत को इसकी बैठकों में क्यों आमंत्रित किया जाता है। दरअसल भारत ने पहली बार वर्ष 2003 में हुए G7 के शिखर सम्मेलन में भागीदारी निभाई थी। तब से लेकर 2024 तक भारत ने G7 में 11 बार भागीदारी निभाई है। अब यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आखिर भारत को ऐसी बैठकों में क्यों आमंत्रित किया जाता है। इसके लिए जो सबसे प्रमुख कारण है वो है भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा आकार। आपको पता होना चाहिए कि G7 में शामिल 3 देशों अर्थात फ्रांस, कनाडा और इटली की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से छोटी है। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के लगभग बराबर है। साथ ही G7 में शामिल देशों की औसत विकास दर 2% से जहां कम है, वहीं भारत की औसत विकास दर 7% के आसपास है। स्पष्ट है कि भारतीय इकोनॉमी में डेवलपमेंट की अभी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। इसके अलावा भारत में बड़ी संख्या में विद्यमान कामकाजी जनसंख्या, साथ ही साथ G7 के सदस्य देशों की एशिया पैसिफिक रीजन में बढ़ती रुचि और एशिया पैसिफिक रीजन में भारत की केंद्रीय स्थिति, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से G7 जैसे संगठनों का सदस्य न होने के बावजूद भी भारत को ऐसे संगठनों की बैठक में आमंत्रित किया जाता है। चलिए सबसे आखिर में अब हम इस प्रश्न पर विचार कर लेते हैं कि आखिर क्या हो सकता है G7 जैसे संगठनों का भविष्य। देखिए, जब 1975 में G7 का गठन हुआ था
तो इसके सदस्य देशों का वैश्विक जीडीपी में 60% का योगदान था, जो कि अब कम होकर 40% हो चुका है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठाया जाता है कि आखिर G7 का भविष्य क्या है। अगर आप हाल फिलहाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद अपने कई दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रही है। यह विफलता खास तौर पर इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष तथा रूस यूक्रेन संघर्ष में देखी जा सकती है। ऐसे में यह उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की भूमिका में कमी होगी तथा G7 एवं ऐसे ही अन्य संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका में बढ़ोतरी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि G7 के संबंध में मेरे द्वारा दी गई ये संक्षिप्त जानकारी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी प्रकार से और बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए आप GS वर्ल्ड के ऑनलाइन चैनल से जुड़े रहें। साथ ही आप GS वर्ल्ड के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।